हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा प्यारी पे। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 को ही। उसका पार्ट 2 है आज। कल के वीडियो में हमने देखा था अर्थव्यवस्था के बारे में, कितने प्रकार होते हैं, अर्थव्यवस्था के क्या क्या क्षेत्र हैं, उन सबके बारे में देखा था। भारत में आर्थिक नियोजन देखा था, आर्थिक विकास को देखा था। आज के इस वीडियो में हम नीति आयोग को देखेंगे, ठीक है, और मौद्रिक विकास को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आइए, क्या है फर्स्ट टॉपिक है हमारा नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? तो यह भारत सरकार के द्वारा गठित एक असंवैधानिक संस्थान है जो भारत के विकास के लिए नीतियों का निर्माण करती है, ठीक है। इसमें जो नीति होता है NITI, नीति का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसका गठन कब हुआ? इसका गठन जो है 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष के बारे में जान लें। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे? प्रथम अध्यक्ष, इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो हमारे श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। वर्तमान में भी यही इसके अध्यक्ष हैं, क्योंकि वर्तमान के प्रधानमंत्री भी यही है। इनके प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? श्री अरविंद पनगरिया। इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगरिया थे। इनके सदस्यों की बात करें, सदस्य इनके कौन होते हैं? मेंबर्स। इनके मेंबर में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो होते हैं इसके सदस्य के तौर पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नीति आयोग है जिसको योजना आयोग के विघटित कर इसको बनाया गया है। योजना आयोग में हम बारे में और थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करें तो योजना आयोग और साथ में साथ क्या था? हमारा NDC था, यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इन दोनों का विघटन किया गया है और इन दोनों का विघटन करके नीति आयोग का निर्माण किया गया है, ठीक है। योजना आयोग का काम क्या था? यह पंचवर्षीय योजना तैयार करना, पंचवर्षीय योजना बनाना। और NDC का काम क्या था? इस पंचवर्षीय योजना का अप्रूवल देना। इसमें खास बात क्या थी कि दोनों के जो मेंबर थे वो सेम होते थे। कमिटी के जो मेंबर्स थे वो दोनों सेम होते थे। इसीलिए जो है सरकार ने इन दोनों का एबोलिश कर दिया और दोनों को कार्यों को मिलाकर एक बना दिया गया नीति आयोग, ठीक है। तो ये हमारा नीति आयोग था। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और
हम लोग मौद्रिक विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर ले रहे हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या, मौद्रिक विकास। मौद्रिक विकास, तो मुद्रा का विकास कैसे हुआ? मौद्रिक विकास का अर्थ है मुद्रा का ही विकास। तो सबसे पहले हम मौद्रिक विकास में आज जानेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली, इसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, यह क्या था? पुराने समय में जब वस्तुओं को लेन देन करने के लिए वस्तु का ही प्रयोग होता था। एक वस्तु देते थे, उसके बदले में दूसरी वस्तु लेते थे। इस सिस्टम को ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहा गया। यानी वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। और मौद्रिक विकास का जनक भी कहा जा सकता है इसको, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कठिनाइयां होती थी, है ना। जैसे हम वस्तु लेके जा रहे हैं, अब कितनी वस्तु के बदले कितनी वस्तु मिलेगी इसकी जानकारी नहीं है। वस्तु का मूल्य कितना होगा पता नहीं है। तो इन सब कठिनाइयों के होने के कारण जो है, एक ऐसी चीजों के बारे में मानव ने सोचा कि एक ऐसा कुछ हो मानक के रूप में जिसका प्रयोग करके हम किसी भी प्रकार का वस्तु को लेन देन कर सके और आसानी हो, वो हर जगह मान्य हो, जिसको हर लोग माने। तो वो वस्तु थी मुद्रा। क्या थी? मुद्रा। इसमें दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? मुद्रा, जिसको हम कहते हैं करेंसी। करेंसी ने वस्तु विनिमय प्रणाली की सारी कठिनाइयों को दूर कर दिया। जैसे वस्तु के मूल्य का निर्धारण, वस्तु की मात्रा, कितनी वस्तु बोले कितनी वस्तु मिलेगी, इन सब जितनी समस्याएं थी सभी समस्याओं का हल मुद्रा ने किया। तो मुद्रा क्या बन गया? तो मुद्रा बन गया, मुद्रा क्रय विक्रय प्रणाली का आधार हो गया। मुद्रा क्या हो गई? क्रय विक्रय प्रणाली की आधार हो गई। अब जो है खरीद और बिक्री करने के लिए मुद्रा का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो जब से मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ तो मौद्रिक प्रणाली की शुरुआत हो गई। किसकी शुरुआत हो गई? मौद्रिक प्रणाली की शुरुआत हो गई। ठीक है, मौद्रिक प्रणाली की शुरुआत हो गई, मॉनेटरी सिस्टम की शुरुआत हो गई। ठीक है, अब देखते हैं मौद्रिक प्रणाली क्या है। तो वस्तु हो या सेवा हो, वस्तु एवं सेवाओं के विनिमय के लिए मुद्रा के उपयोग को क्या कहा जाता है? मौद्रिक प्रणाली
कहा जाता है। वस्तु और सेवाओं के विनिमय के लिए यानी लेन देन करने के लिए मुद्रा के उपयोग को क्या कहते हैं हम? मौद्रिक प्रणाली का नाम देते हैं। ठीक है। अब मौद्रिक प्रणाली में जैसे जैसे समय बीतता गया इसमें और परिवर्तन आते चला गया, है ना। मुद्रा का उपयोग हम सभी करते हैं, कहीं दुकान में सामान लेने जाना हो, है ना, तो हम मुद्रा का ही उपयोग करते हैं। हम एक संकेत के रूप में मुद्रा देते हैं और मुद्रा के बदले हम वस्तु मिल जाती है, नहीं। तो मुद्रा जो है अब वर्तमान समय में एक सबसे आधारभूत संरचना बन चुकी है, किसी भी अर्थव्यवस्था का बेस हो गया है। ठीक है। बिना मुद्रा के वर्तमान समय में जो है अब किसी प्रकार का लेन देन नहीं हो सकता है। इसीलिए मुद्रा जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। ठीक है। समय बीतता गया, अब धीरे धीरे एक नई सिस्टम की शुरुआत हुई। मौद्रिक विकास में एक नई सिस्टम की शुरुआत हुई जिसका नाम था बैंकिंग प्रणाली। क्या नाम था? बैंकिंग प्रणाली। अब हम लोग बैंकिंग प्रणाली में जब बैंक आए थे तो बैंकों का मुख्य कार्य क्या होता था? बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे, है ना, जो व्यापारी थे, उनको धन उपलब्ध करवाना। हमारे भारतीय इतिहास में कई राजाओं द्वारा जो है बैंकों की तरह कार्य बैंक खुलवाए गए थे, है ना। और बैंकों का काम क्या होता था? मुख्य रूप से व्यापारियों को उधार देना या कर्ज देना। ठीक है। लेकिन जैसे समय बीतता गया बैंकों का स्वरूप बदल गया, है ना। बाद में बैंक जो है अब धन संचय करने का भी काम करने लगे, यानी लोगों के धन को भी जमा करने लगे। ठीक है। ये तो हमारा बैंकिंग प्रणाली थी। अब बैंकिंग प्रणाली में हम एक चीज देखेंगे, हमारा टॉपिक है सीबीएस प्रणाली। सीबीएस प्रणाली क्या है? तो पहले जानते हैं सीबीएस क्या है। तो सीबीएस क्या होता है? सीबीएस का फुल फॉर्म जान लेंगे। सीबीएस जो होता है, सीबीएस का अर्थ होता है कोर बैंकिंग सिस्टम। क्या होता है? कोर बैंकिंग सिस्टम होता है। अब ये कोर सीबीएस प्रणाली है क्या? तो जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर या दूसरे स्थान तक बिना किसी विलंब के अपने पैसे भेज सकता है उसे सीबीएस सकता है। उस प्रणाली को सीबीएस प्रणाली कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? सीबीएस प्रणाली यानी कोर बैंकिंग सिस्टम प्रणाली कहते हैं। ठीक है। अब कोर बैंकिंग सिस्टम प्रणाली में यानी बैंकिंग सिस्टम में भी बहुत तरह की चीजें हैं। एक तो हमारा कोर बैंकिंग प्रणाली हो गया, है ना। उसके बाद एटीएम प्रणाली है। एटीएम प्रणाली क्या है? तो एटीएम प्रणाली के बारे में भी जान लेते हैं। एटीएम प्रणाली, तो पहले हम जान लेते हैं एटीएम प्रणाली क्या है। तो कहता है कि प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पर लिखते हैं, प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पर
अंकित सूक्ष्म संकेत के आधार पर सूक्ष्म संकेत के आधार पर कहीं भी किसी समय कहीं भी और किसी भी समय निर्धारित बैंक से पैसे निकालने की सुविधा को एटीएम प्रणाली कहते हैं। प्लास्टिक के छोटे से कार्ड पर जो सूक्ष्म अंकित होते हैं संकेत, उनके आधार पर कहीं भी किसी भी समय निर्धारित बैंक के माध्यम से जब हम पैसे की निकासी करते हैं तो वैसे सिस्टम को हम एटीएम प्रणाली कहते हैं। ठीक है, आइए अब हमारा एटीएम देख रहे हैं। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, अभी जिस हम कार्ड की बात किए थे तो बैंकों द्वारा दो तरह के कार्ड जारी किए जाते हैं। दो प्रकार के बैंकों द्वारा कार्ड जारी किए जाते हैं। फर्स्ट इसको हम डेबिट कार्ड कहते हैं। सेकंड जो होता है सम क्रेडिट कार्ड कहते हैं। समझते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों एक ही जैसा होता है, बस इसके काम अलग अलग हैं और कुछ नहीं है। डेबिट कार्ड ये उन व्यक्तियों को जारी होता है और इसका यूज जो है तभी आप कर सकते हैं जब आपके बैंक के खाते में जितना राशि होगा उतने पैसे के निकाल सकते हैं। अपने अकाउंट से उतना ही पैसा का निकासन कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में थोड़ा सिस्टम अलग है। ये आपको क्रेडिट प्रदान करता है ना, व्यक्ति को एक क्रेडिट लिमिट प्रदान करता है कि आप उतना तक का पैसा निकाल सकते हैं या उतना पैसा खर्च कर सकते हैं, भले ही आपके खाते में उतनी राशि हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो क्रेडिट कार्ड में जो है एक सीमित राशि का निकासन होता है, भले ही आपके खाते में राशि उतनी हो या न हो। लेकिन डेबिट कार्ड में क्या है, जितनी राशि हैगी उतनी ही राशि आप का निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें भी लिमिट होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे आर्थिक विकास की माप कैसे होता है, क्या क्या यूज करते हैं आर्थिक विकास की माप के लिए, और उसका सूचकांक जारी होता है वो देखते हैं। तो आर्थिक विकास की माप जो है आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक।
तो आर्थिक विकास की माप जो है किसी देश की राष्ट्रीय आय से की जाती है। राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के आधार पर उस देश की आर्थिक विकास की माप की जाती है। अब ये जानेंगे कि राष्ट्रीय माप क्या होता है ना, राष्ट्रीय आय क्या होती है। चलिए समझते हैं। तो कहता है किसी देश में एक वर्ष के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं, है ना। किसी देश में एक वर्ष के भीतर जितने भी उत्पादित वस्तु और सेवाएं होते हैं उनके मौद्रिक मूल्य को ही क्या कहा जाता है, आपका राष्ट्रीय आय कहा जाता है। नॉर्मल माना जाता है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसको विकसित माना जाता है, और जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होती है उसे अविकसित माना जाता है। ठीक है। अब हम लोग समझेंगे प्रति व्यक्ति आय। ऐसे आर्थिक विकास की माप के लिए राष्ट्रीय आय की गणना भी की जाती है, लेकिन जो प्रति व्यक्ति आय होता है वो सबसे अच्छा सूचक माना जाता है। किसके लिए? तो प्रति व्यक्ति आय को। आइए सेकंड है प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलता है? तो कहते हैं राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसके लिए फॉर्मूला भी है। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। क्या है? राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। ठीक है। और आर्थिक विकास के माप का सबसे अच्छा सूचकांक प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है। इसको याद रखेंगे। आर्थिक विकास के माप के लिए
सबसे अच्छा सूचकांक क्या है? आपका प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, अब सूचकांक देखेंगे। सूचकांक में पहला सूचकांक क्या है हमारा? तो सूचकांक में पहला सूचकांक है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इसके बारे में जानेंगे ये क्या होता है। तो इसको जारी कौन करता है? तो जारी करता कौन है इसका? जारी करता यूएनडीपी। यूएनडीपी को क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहते हैं। और पहली बार जो है, पहली बार यह किसके द्वारा? तो महबूब उल हक की सहायता से, पहली बार किसके द्वारा? तो महबूब उल हक की सहायता से यूएनडीपी द्वारा इसको जारी किया गया था। क्या किया गया था? इसको जारी किया गया था किसके द्वारा? पहली बार महबूब उल हक के द्वारा इसको जारी किया गया था। ठीक है, इसमें जो है बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ना। इसकी सूचकांक प्राप्त करने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना होता है। चलिए देखते हैं 3 बातों को। मानव विकास सूचकांक की माप के लिए 3 सूचक हैं। कितने सूचक हैं? 3 सूचक हैं, और तीनों को मिलाकर ही जो है आपका ये जारी किया जाता है। पहला क्या है? जीवन आशा, या इसको जीवन प्रत्याशा भी कहते हैं। दूसरा है शिक्षा प्राप्ति, और तीसरा है जीवन स्तर। क्या है? जीवन स्तर। अगर हमें 3 एचडीआई प्राप्त करना है तो 3 बातों का ध्यान रखना होगा। 3 चीजें प्राप्त होनी चाहिए हमें। पहले तो जीवन आशा सूचकांक होना चाहिए, साथ में शिक्षा प्राप्ति सूचकांक होना चाहिए, शिक्षा प्राप्ति सूचकांक, और तीसरा जो है वो क्या होना चाहिए? जीवन स्तर सूचकांक होना चाहिए। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्राप्त करने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान देना है: जीवन आशा सूचकांक, शिक्षा प्राप्ति सूचकांक और जीवन स्तर सूचकांक। अगर किसी देश का तीनों सूचकांक अच्छा है तो माना जाता है कि उस देश का मानव विकास सूचकांक सबसे बेहतर माना जाता है। ठीक है,
वर्तमान में SDI में यूरोपियन देश जैसे नॉर्वे, स्वीडन, यही जो देश हैं ये सब हमेशा जो है सबसे ऊपर स्थान पर रहते हैं, उनका नंबर अच्छा होता है। ठीक है, चलिए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, यानी नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है? नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो जिस प्रकार UNDP मानव विकास सूचकांक या मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है, उसी तर्ज पर जो है भारत सरकार जो है पहली बार यानी कब जारी किया गया था? पहली बार 2002 में इसे जारी किया गया था। ठीक है, और पहली बार कब? तो 23 अप्रैल 2002 को जारी किया गया था। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा। योजना आयोग के द्वारा। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसमें प्रधानमंत्री थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। इसके उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्हीं के देखरेख में इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। ठीक है, अब जो है भारत में निर्धनता की स्थिति जानने के लिए या विश्व में निर्धनता की स्थिति जानने के लिए क्या जारी किया जाता है? तो निर्धनता की स्थिति जानने के लिए कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? तो मानव निर्धनता सूचकांक जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है? मानव निर्धनता सूचकांक। और इसी के तहत जो है मानव निर्धनता सूचकांक के तहत जो है यह दिखाया जाता है कि किसी देश या किसी राज्य के अंदर वहां की निर्धनता कैसी है। जहां की निर्धनता अधिक होती है उस देश की हालत या उस राज्य की हालत अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है आधारिक संरचना, यानी उसको हम कहते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ है कि उन सुविधाओं और सेवाओं से जो देश के आर्थिक विकास में सहायक होता है ना। आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं
एवं सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास में क्या होता है, आर्थिक विकास में सहायक होता है ना। वैसे सभी चीजों क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है, बिजली, परिवहन, स्कूल, बैंकिंग, है ना, हॉस्पिटल्स, अस्पताल, ये सभी क्या हैं, इत्यादि। ये सब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो किस देश के सहायक होता है, जो आर्थिक विकास के आधार होते हैं। देश के आर्थिक विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। आइए अब जो है मेन टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। मानव विकास रिपोर्ट हो गया, मानव विकास सूचकांक हो गया, है ना, मानव निरंतरता रिपोर्ट हो गया। अब आएंगे बिहार पे, है ना। बिहार बिहार वह राज्य है जो बुद्ध की धरती है ना। बिहार वह राज्य है जो महावीर की धरती है। बिहार वही है जो जहां विश्व का सबसे बड़ा आवासीय यूनिवर्सिटी और पहला यूनिवर्सिटी हुआ करता था। ये वही बिहार है जहां से महात्मा गांधी ने अपने कैरियर की शुरुआत की थी, है ना। ये वही बिहार है जो देश आजाद होने के बाद सबसे पहले आंदोलन हुआ था, है ना। तो बिहार के बारे में, बिहार का गुणगान तो गाते गाते दिन बीत जाएंगे लेकिन इनके शब्द खत्म नहीं होंगे। बिहार वह बिहार है जो मगध की धरती है, बिहार, है ना। लेकिन इस बिहार की दुर्भाग्य है कि जो बिहार पहले काफी महान हुआ करता था, जिसका इतिहास काफी महान रहा है, वर्तमान में इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। वर्तमान में इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। ये वही बिहार है जहां से सबसे ज्यादा मात्रा में आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी जो है पूरे देश को मिलते हैं। अच्छे अच्छे ज्ञानवान की धरती है बिहार। यहीं से आर्यभट्ट ने जीरो की शुरुआत की थी। बहुत बिहार में खास बातें हैं, लेकिन वर्तमान में बिहार का दुर्भाग्य है कि जो बिहार की स्थिति ऐसी है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है, और शिक्षा की बात करें तो बिहार में है, खराब सड़कों की बात करें तो वो बिहार में है, बाढ़ सुखाड़ की बात करें तो वो बिहार में है। यानी कहा जाए तो वर्तमान बिहार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खराब मानी जा सकती है। बिहार में पहले जब बिहार झारखंड के साथ हुआ करता था तो काफी संसाधन भी उपलब्ध थे, प्राकृतिक संसाधन, खनिज संसाधन उपलब्ध थे। लेकिन जब से बिहार का बंटवारा हुआ, झारखंड को अलग किया गया 15 नवंबर 2000 को, तब से बिहार की स्थिति और खराब हो गई। बिहार के पास बचे तो सिर्फ खेत, समतल जमीन, और वो समतल जमीन जहां से कई तरह की नदियां बहती हैं। उत्तर बिहार की नदियां, दक्षिण बिहार की नदियां। उत्तर बिहार से निकलने वाली नदियां जो है हर साल बाढ़ लेकर आती हैं, और दक्षिण बिहार की नदियां उनमें गर्मियों के मौसम पानी नहीं होता है। एक और जहां बिहार जलमग्न रहता है तो दूसरी ओर बिहार सूखा पड़ा रहता है। देश आजाद हुए लगभग 70-75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज तक बिहार की स्थिति सुधर नहीं पाई है। हर बार सरकारें आती हैं जाती हैं, बिहार के बारे में बोलता सब है, सोचता कोई नहीं। ये वही बिहार है जिसका इतिहास के गुण गाते गाते थकते मुंह नहीं है,
वही बिहार है जिसकी विकास से धीमी गति के बारे में कहते हुए मुंह नहीं थकता है। कहीं ना कहीं इसके दोषी हम लोग भी हैं, सरकार भी है। चलिए आज जानते हैं बिहार के पिछड़ेपन के कारण, क्यों बिहार पिछड़ा हुआ है, क्यों सब कुछ होने के बावजूद बिहार पिछड़ा हुआ है, क्या कारण रहे। तो आइए देखते हैं। तो बिहार के पिछड़ेपन के कारण, बिहार के पिछड़ेपन के कारण में सबसे पहला कारण है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, ये कारण पढ़ने में अच्छा लगता है लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार की जनसंख्या बढ़ रही है और भारत में अन्य राज्यों की जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, ऐसा कुछ नहीं। सभी राज्यों की जनसंख्या बढ़ रही है। तो क्या सभी राज्य की स्थिति यही है? नहीं, सभी राज्यों की स्थिति ऐसी नहीं है। फिर बिहार की स्थिति ऐसी क्यों है? इसके पीछे कारण है, एक मानसिकता चली आ रही है कि बिहार का मतलब पिछड़ा। हम लोग ऐसा सोचते हैं और उसी मानसिकता को लेकर आज लोग चल रहे हैं, जिस कारण बिहार पिछड़ा हुआ है। जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या को संसाधन बनाया जा सकता है। जनसंख्या को पढ़ा लिखा कर अच्छा स्किल कौशल प्रदान करके, तकनीकी सहायता प्रदान करके जो है जनसंख्या को संसाधन में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता है। इसीलिए तो बढ़ती जनसंख्या बोझ बनी पड़ी है। अगर इसी जनसंख्या का तकनीकी विकास किया जाए, कौशल दिया जाए, इन्हें ट्रेनिंग दी जाए, अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, तो यही जनसंख्या जो है बोझ न बन करके बिहार के उत्थान का कार्य करेगी। लेकिन ऐसा है नहीं और इसको एक बिहार के पिछड़ेपन का कारण माना जा रहा है। सेकंड है आधारिक संरचना का अभाव। आधारिक संरचना का भी अभाव है। पिछले 70-75 सालों से अभी तक अभाव है ही, अभी तक खत्म नहीं हुआ। यह हमारे बिहार की स्थिति है। बिहार में ना अच्छी सड़कें हैं, न बिजली की व्यवस्था अच्छी है, हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, न स्कूल कॉलेज अच्छे हैं। लोगों को नौकरी करने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। बिहार का सौभाग्य मानिए इसे। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बिहार में आकर बिहार का खाकर बिहार को ही बुरा कहते हैं। नेक्स्ट है कृषि पर निर्भरता। कृषि पर निर्भरता, ये निर्भरता जो कृषि पर है, गलत क्या है इसमें? कृषि पर निर्भरता तो होगी ही, क्यों नहीं होगी? सिर्फ इंडस्ट्री लगाने से लोग खाएंगे थोड़े? खाने के लिए अनाज चाहिए जो कि कृषि से ही आएगा। लेकिन कृषि पर निर्भरता ऐसा मुख्य कारण नहीं है, लेकिन किताब में यही चीज दिया हुआ है तो हमारी मजबूरी है आपको यही बताना। लेकिन कृषि पर निर्भरता तो कारण है ही, लेकिन कृषि का विकास नहीं हुआ है, कृषि में तकनीकी चीजों का विकास नहीं हुआ, इसी कारण कृषि पिछड़ी हुई है। और कृषि पर निर्भरता होते हुए कृषि का विकास किया जाए तो काफी मात्रा में इसका बिहार का जो है स्थिति बदला जा सकता है। 4 नंबर है बाढ़। 5 नंबर है सुखाड़। जैसे अभी हमने बताया, ये बाढ़ है उत्तरी बिहार का राक्षस और सुखाड़ है दक्षिणी बिहार का राक्षस। यह वह राक्षस है उत्तरी बिहार का जो उत्तरी बिहार को निगल जाता है, और ये सुखाड़ जो है दक्षिणी बिहार का वह राक्षस है जो दक्षिणी बिहार को निगल जाता है हर वर्ष। उत्तर बिहार में कोसी नदी, गंडक नदी, ये सब ऐसी नदियां हैं जो बारहमासी नदियां हैं, और बरसात के समय में इतना पानी में होता है कि पूरा उत्तर बिहार जलमग्न हो जाता है। और बिहार के कई जिले, दरभंगा, मधुबनी,
सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, ये सभी जिले पानी में डूब जाते हैं, जिससे सभी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर सुखाड़ की बात करें तो यह जो सुखाड़ है ये दक्षिण बिहार का अभिशाप है और इससे हर वर्ष कई फसलें नष्ट हो जाती हैं। दक्षिण बिहार के कई जिले ऐसे हैं यहाँ पर, जैसे गया जिला, औरंगाबाद जिला, इन सब जिलों में बारिश कम होता है और नदियां सूखी रहती हैं और बारिश के कारण जो है, पानी की कमी के कारण जो है, किसान जो है अनाज का उत्पादन नहीं कर पाते हैं और फसलें सूख के मर जाती हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है। नेक्स्ट है औद्योगिक पिछड़ापन। औद्योगिक पिछड़ापन ये भी एक मुख्य कारण है। बिहार में उद्योग है ही नहीं, इंडस्ट्रियल एरिया है ही नहीं। कारण इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। सरकारें भी इसमें जिम्मेदार है, आम आदमी भी जिम्मेदार है और पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है ही। यहाँ बिहार में कहा जाता है कि बाहुबलियों का राज है ना, जिस कारण उद्योग लगते नहीं है और कोई उद्योग लगाना भी चाहता है तो उससे रंगदारी वसूल करके उसकी उद्योग की कहानी चौपट कर दी जाती है। ये बिहार है। प्रशासन की अवस्था अच्छी नहीं होने के कारण बिहार में उद्योग नहीं लग पाते हैं। सभी सरकारें आती हैं, कहती हैं उद्योग के लिए ये करेंगे वो करेंगे, ये डील हुआ वो डील हुआ, कोई डील कुछ नहीं होता है। चुनावों के समय ऐसा भाषण दिए जाते हैं, चुनाव खत्म सब खत्म। ये हमारा बिहार का हालत है। सातवां है गरीबी। गरीबी तो है ही बिहार में। जब बिहार पिछड़ा हुआ है तो गरीब है। कुछ है ही नहीं बिहार में तो लोग गरीब ही ना होंगे। जब आए ही नहीं होंगे तो लोग क्या होंगे, अमीर कैसे हो जाएंगे। बाढ़ आ रही है, सुखाड़ आ रही है तो फसलें नष्ट हो जा रही हैं तो किसानों की हालत क्या होगी, खराब हो जाएगी। उद्योग नहीं तो लोग नौकरी कहाँ करेंगे। सभी लोग तो खेती कर नहीं सकते हैं। तो उद्योग नहीं है तो लोग क्या काम करेंगे। तो जब काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं तो गरीबी छाएगी। तो बिहार में पिछड़ेपन होने का बिहार का मुख्य कारण गरीबी भी है। सातवां के बाद आठवां है खराब विधि व्यवस्था। विधि व्यवस्था भी खराब होने के कारण जो है बिहार के पिछड़ेपन का भी कारण है। शांति व्यवस्था न होने के कारण एक समय तो बिहार में ऐसा हालत था कि शाम के 6 या 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलना मुश्किल था। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी क्योंकि विधि व्यवस्था अच्छी नहीं थी। चोर डाकू लुटेरों का राज हुआ करता था, जिसको जंगल राज के नाम से भी जानते हैं। जिसके कारण जो है बिहार में उद्योग क्या, बिहार में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि अच्छा होने नहीं दिया जाएगा, है ना। तो ये खराब विधि व्यवस्था बिहार के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर कुशल प्रशासन का अभाव। कुशल प्रशासन का अभाव है। जब प्रशासन ही कुशल नहीं होगा तो बाकी की बात ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि राज्य को या किसी देश को संभालने का काम प्रशासन का ही होता है। और प्रशासन जब भ्रष्ट हो जाएगी तो किसी देश का विकास या राज्य का विकास या शहर का विकास नहीं हो सकता है, किसी का विकास नहीं हो सकता है जब प्रशासन भ्रष्ट हो जाए, करप्ट हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि सभी प्रशासन के लोग भ्रष्ट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो भ्रष्टाचार करने के लिए प्रशासन में शामिल होते हैं और भ्रष्टाचार करके जो है उसकी पूरी विधि व्यवस्था को खराब करके रख देते हैं, जिसके कारण जो है राज्य का विकास नहीं होता है और आज पिछड़े के कगार पे चल रहता है। वर्तमान में बिहार जो है बीमारू राज्य के अंतर्गत आता है। बीमारू मतलब बीमारों का मतलब बीमार, जो बीमार है, ग्रस्त है, कई रोग उसके पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, वो उससे निकल नहीं पा रहा, वो बीमारू है ना। कई ऐसे राज्य हैं जो काफी उन्नति कर चुके हैं, लेकिन बिहार आज वहीं का वहीं रह गया है। ठीक है। एक हमारे कहे थे एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार का विकास किए बिना देश का विकास नहीं हो सकता, भारत का विकास नहीं हो सकता है। वर्तमान में हाल फिलहाल के दिनों में एक वीडियो जारी हुआ है, एक महिला का, जो महिला टीचर हैं, वो कहती हैं कि अगर बिहार को भारत से अलग कर दिया जाए तो भारत विकसित राज्य हो जाएगा, विकसित राष्ट्र हो जाएगा। इसका मतलब है कि बिहार के कारण ही देश पिछड़ा हुआ है, क्योंकि और
हमको तो ये समझ नहीं आता कि उनको बिहार के बारे में जानकारी ही क्या है। क्या बिहार है, बिहार में आकर खाई पी, अब बिहार को ही एक ही। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के पिछड़ेपन का कारण था। अब बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय, पिछड़ेपन के दूर करने के उपाय, उपाय क्या हो? कुछ नहीं उपाय होगा, उपाय कुछ नहीं होगा। जो इसका बीमारी है वही इसका इलाज है। जो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो इसका इलाज क्या है कि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। क्या किया जाए? नियंत्रण किया जाए। जब जनसंख्या पर हम नियंत्रण करेंगे तो जनसंख्या जो तीव्र गति से बढ़ रही है वो कम बढ़ेगी। हम ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं कि जनसंख्या को बढ़ने से रोक दें, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि सभी भारत में सभी व्यक्ति को अपने वंश बढ़ाने का अधिकार प्राप्त है। आप किसी के वंश को बढ़ाने से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उस पर कुछ पाबंदियां लगा सकते हैं। इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है कुछ हद तक, लेकिन जनसंख्या को बढ़ने से रोक नहीं सकते हैं। उसके बढ़ने के दर को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो जो इसका बीमारी है उसी का इसका इलाज है। जो जनसंख्या बढ़ रही है उसकी जनसंख्या पर नियंत्रण कर दीजिए, आपका बिहार का विकास हो जाएगा। कहता है कि कृषि पर निर्भरता भी आधारित संरचना का अभाव। तो बिहार में आधारित संरचना का अभाव है, तो आधारित संरचना का विकास करेंगे। जो ये आधारित संरचना बढ़ाएंगे, यहाँ आधारित संरचना का विकास क्या करेंगे? आधारित संरचना का अभाव, आधारित संरचना का विकास कर देंगे, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देंगे, हॉस्पिटल्स, कॉलेज, स्कूल्स, अच्छी शिक्षा व्यवस्था लाएंगे, अच्छी सड़कें बनाएंगे, बिहार का विकास हो जाएगा। एक बात और याद रखेंगे, किसी भी देश का विकास करने के लिए उसकी सड़कें अच्छी होनी चाहिए। जब तक सड़क अच्छी नहीं होगी, परिवहन का साधन अच्छा नहीं होगा, उस देश का विकास कभी नहीं हो सकता। हम बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने, आने जाने का साधन ही नहीं हो तो लोग आए जाएंगे कैसे? सबसे पहले क्या करना होता है, उस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले सड़कें बनानी अच्छी, सबसे सुविधा होना, वहां परिवहन की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, तभी उसका विकास हो सकता है, अन्यथा उसका विकास कभी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है कृषि पर निर्भरता। तो कृषि पर निर्भरता कैसे कम होगा? तो रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे, तो कृषि पर निर्भरता में कमी करनी होगी। कृषि पर निर्भरता में कमी लानी होगी। तो कृषि में निर्भरता में कमी कैसे आएगा? अब गांव के लोग जो हैं खेत में तो खेती में काम करेंगे, जहां 2 लोगों की आवश्यकता वहां 4 लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा करना होगा कि गांव में कुछ ऐसी चीजें विकसित करनी होगी ताकि लोग जो है खेती के अलावा भी कुछ कर पाए। जो 2 लोग एक्स्ट्रा आपके खेत में ही काम करें, वो दोनों को कुछ अलग से रोजगार मिल पाए, ताकि वो अलग से रोजगार करें, तब जो है कृषि पर निर्भरता में कमी आएगी। नेक्स्ट है बाढ़। तो बाढ़ के लिए क्या होगा? बाढ़ के लिए साइड सी बात है, बाढ़ है, बाढ़ आ रहा था, बाढ़ को रोकिए। तो बाढ़ पर नियंत्रण, बाढ़ पर नियंत्रण करना होगा। बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए नदियों में बांध बनाने होंगे, है ना। कई जगह नहरों का निर्माण करना होगा, ताकि जहां बाढ़ आ रहा है वहां के जल को वैसे जगह पहुंचा देना जहां पर बाढ़ नहीं आता है, या पर जल की कमी होती है। तो ऐसा दोनों जगह का हो सकता है, बाढ़ और सुखाड़ दोनों पर नियंत्रण पाया जा सकता है, यानी सुखाड़ पर भी नियंत्रण लाया होगा। सुखाड़ पर नियंत्रण करना होगा, तभी जो है बिहार की स्थिति बदल सकती है। नेक्स्ट है औद्योगिक पिछड़ापन। तो औद्योगिक पिछड़ापन है, उद्योग नहीं है बिहार में, तो औद्योगिक विकास करना होगा हमें। औद्योगिक विकास करना होगा, नए उद्योग लगाने होंगे, नए उद्योग लगाने होंगे। गरीबी दूर करना होगा, गरीब को नहीं, गरीबी को दूर करना है, गरीबी दूर करना। गरीबी दूर करेंगे तभी बिहार आगे बढ़ पाएगा। विधि व्यवस्था, तो विधि व्यवस्था को क्या करना होगा? विधि व्यवस्था दुरुस्त करना होगा। विधि व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा, है ना, पावरफुल बनाना होगा। प्रशासन का अभाव है, कुशल प्रशासन है, तो प्रशासन में कुशलता लानी होगी।
कुशलता लानी पड़ेगी, भ्रष्टाचार को कम करना पड़ेगा, है ना, भ्रष्ट लोगों को प्रशासन से हटाना होगा, तभी जाकर बिहार का विकास हो सकता है। जब तक बिहार में जो है भ्रष्ट लोग बैठे रहेंगे तो वहां पर कभी भी विकास नहीं हो सकता। यानी एक अच्छे प्रशासन की स्थापना करनी होगी तो भ्रष्ट ना हो, है ना। और साथ साथ एक चीज और क्या हो सकता है कि केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण। एक चीज और हो सकता है, केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण। केंद्र से क्या होता है, अधिक मात्रा में संसाधन, क्योंकि बिहार में संसाधनों की कमी है। अधिक मात्रा में संसाधन बिहार में आएंगे तभी बिहार का विकास हो सकता है। ठीक है। अब एक बात है कि भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, उन्हें कुछ विशेष राशि दी जाती है, विशेष संसाधन उपलब्ध करवा दिए जाते हैं विकास के लिए। बिहार की भी यही डिमांड है। बिहार के भी लोग कहते हैं, बिहार के नेता कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, लेकिन आज तक मिला नहीं है, ना आगे मिलेगा, क्योंकि बिहार की कंडीशन वैसी है ही नहीं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। विशेष राज्य का दर्जा होने के लिए अलग सांस्कृतिक पहचान होनी चाहिए, आपके पर्वतीय क्षेत्र होने चाहिए, विकट परिस्थितियां होनी चाहिए, क्योंकि बिहार के साथ है ही नहीं। बिहार के साथ समतल जमीन है, कोई विकट परिस्थितियां नहीं है, तो इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है ना। कोई सरकार देगी, अगर ऐसा करेगी सरकार तो भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो और इसकी डिमांड करेंगे, है ना। चुनाव के समय सभी लोग, अनेक पार्टी के लोग, नेता कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करते हैं, दिलवाने की बात करते हैं, लेकिन मिल नहीं पाते। जैसे सरकार में शामिल होते हैं बस चुप्पी साध लेते हैं और बस अगले चुनाव का इंतजार करते हैं, फिर आएगा, फिर वही राग आलापेंगे। लेकिन अभी तक कुछ ऐसी संभावनाएं नहीं हुई। ठीक है। बात करें बिहार में, तो बिहार जो है गरीबी एक दुष्चक्र है, जिसको जकड़ के रखती है उसको जकड़े ही रहती है, उसको छोड़ती ही नहीं। जब तक व्यक्ति में एक दृढ़ इच्छा संकल्प नहीं लेगा तब तक जो है वो गरीबी से आगे निकल नहीं सकता है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को, गरीबी को दूर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें अपनाई गई हैं। गरीबी दूर करने के लिए बहुत सारे सिस्टम बनाया गया है। गरीबी या भूखमरी दूर करने हेतु उपाय, बहुत सारे उपाय किए गए हैं, बहुत सारे उपाय किया जाना है। जैसे गरीबी के लिए एक बना है BPL, एक बना APL। ये क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी एक रेखा निर्धारित की गई है कि यहां से कमाने वाले लोग नीचे, गरीबी रेखा से नीचे, उसके ऊपर गरीबी रेखा से ऊपर वाले कहलाएंगे। यानी गरीबी का निर्धारण किया गया है। अमीरी का कोई निर्धारण नहीं है, कौन व्यक्ति किसको अमीर कहा जाएगा। एक हमारा सिस्टम डेवलप्ड है PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। इस PDS के तहत लोगों को
अनाज कम दामों पर या मुफ्त में सरकार द्वारा लोगों को भूखमरी से लड़ने के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। साथ ही साथ बीपीएल वाले और एपीएल वाले दोनों को दिया जाता है मुफ्त में। और गरीबी को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं भी चलाई गई हैं। नरेगा है, मनरेगा है, इस तरह से इन सब के तहत लोगों को 1 साल के अंदर 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इस चैप्टर की समाप्ति होती है। हमारा आज का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास खत्म होता है। अब फिर इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में पढ़ना है राष्ट्र एवं राष्ट्र की आय। तो इस वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ। उम्मीद होगा आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिले होगा, काफी आज समझे होंगे अच्छे से आज इसको। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको इनका लाभ मिल सके। वैसे बच्चे जो दूर दराज गांव में रहते हैं या जिनको कोचिंग की सुविधा नहीं है या फिर पढ़ने में परेशानी होती है, तो उनको ये वीडियो मिले ताकि वह भी पढ़ सकें, उनको भी पढ़ने का मौका मिले। बाकी आप इस वीडियो को सामान्य ज्ञान के तौर पर देख सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो को। बड़े बच्चे सभी को इसको शेयर कर सकते हैं। चलिए, तो इन्हीं बातों के साथ अपने हम बातों को खत्म करते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।